हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 35, जिसके हमने एक मतलब 2 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर ली, जिसमें हमने उसकी हेल्थ फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन देखी, ठीक है? और अपना कार्डिनल प्रिंसिपल देखा, जिसमें हमने टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग अच्छे से पढ़ा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो है इफ़ेक्टिव डोज़। इफ़ेक्टिव डोज़ के बारे में हम अच्छे से डिटेल में देखेंगे। इफ़ेक्टिव डोज़ क्या है? इज़ अ मेज़र ऑफ द ओवरऑल रिस्क ऑफ रेडिएशन टू द होल बॉडी। मतलब अगर हमारे बॉडी को कुछ रेडिएशन लग रही है तो उसका होल बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिव डोज। कि हमारा डोज का क्या इफ़ेक्ट जा रहा है हमारी बॉडी पे, ठीक है? उसे हम बोलेंगे इफ़ेक्टिव डोज। जैसे एक एग्जांपल लें हम, दो अलग अलग पीपल हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है? उन्हें सेम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर लग रहा है, ठीक है? जो पर्सन ए है, ठीक है, उसके हैंड को एक्सपोजर दिया, ठीक है, बट जो पर्सन बी है उसके लंग्स को एक्सपोजर दिया, ठीक है? मान लो कि उसके हैंड का एक्सरे हुआ ए वाले पर्सन का और बी वाले का लंग्स का एक्सरे हुआ, बट इवन बोथ पर्सन रिसीव द सेम रेडिएशन एक्सपोजर। ओके, दोनों को एक्सपोजर तो सेम लगा, ठीक है, बट जो पर्सन ए वाला है उसका लो इफेक्टिव डोज होगा क्योंकि उसके हैंड को एक्सपोजर दिया है, और जो पर्सन बी है वो हाई इफेक्टिव डोज वाला पर्सन होगा बिकॉज अब उसके लंग्स को एक्सपोजर दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पर्सन बी है ना उसके लंग्स को एक्सपोजर लगा है, तो जो लंग्स है ना हमारे, वो क्या है, एक रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन है। मतलब अगर उनकी थोड़ी सी भी रेडिएशन लगेगी तो ये कुछ ना कुछ इफेक्ट शो करेंगे, इसलिए उसका हाई इफेक्टिव डोज है, ठीक है? मतलब उस पर कुछ थोड़ी सी भी डोज ज़्यादा इफेक्ट करेगी, बट जो हैंड है, हैंड हमारे इतनी रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए उनका जो इफेक्टिव डोज है वो कम होगा, ठीक है? ये हमने पढ़ा इफेक्टिव डोज के बारे में। और अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखेंगे। देखो, जो हमारी इफेक्टिव डोज है, जनरली हमारे जो एक्सरे इमेजिंग है, ठीक है, ये क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, पार्शियल बॉडी एक्सपोजर। अब मतलब बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि हमारी हेड टू टो पूरी फुल बॉडी को एक्सपोज किया जा रहा है, ठीक है, बट नॉर्मली क्या होता है एक्सरेज में हमारा कोई ना कोई पर्टिकुलर पार्ट ही एक्सरे रेडिएशन से एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है? ये इसीलिए भी होता है क्योंकि जो रेडियोग्राफिक इमेजेस हैं वो कॉलीमेटेड होती हैं, सो टोटल बॉडी नॉट एक्सपोज, ठीक है? मतलब हम कॉलीमेशन यूज़ करते हैं ना, कॉलीमेशन क्या करता है, उतना ही बॉडी का पार्ट एक्सपोज करता है जो मेनली पार्ट हमें चाहिए, ठीक है? तो इसमें हमारी फुल बॉडी एक्सपोज नहीं होती, तो हमारी जो इफेक्टिव डोज है, ठीक है, वो क्या करेगी, इफेक्टिव डोज इज इक्वल टू द होल बॉडी डोज। मतलब जितने, अगर एक पार्ट को रेडिएशन लग रही है, ठीक है, किसी मानकर चलो एक पार्ट को रेडिएशन लगी और उसका होल बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट जाएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव डोज पे। तो इफेक्टिव डोज इज इक्वल टू दी होल बॉडी डोज। इफेक्टिव डोज क्या करेगी, कन्वर्ट पार्शियल बॉडी रेडिएशन एक्सपोजर। मतलब अगर किसी एक पार्ट को रेडिएशन एक्सपोजर लगा है तो उसे इफेक्टिव डोज कन्वर्ट करेगी, किस में कन्वर्ट करेगी, इनटू एन इक्वलेंट होल बॉडी एक्सपोजर दैट वुड प्रोड्यूस द सेम ओवरऑल रिस्क। मतलब कि पहले हमें सिर्फ एक पार्शियल बॉडी एक्सपोजर लगा, ठीक है, उसे हम इफेक्टिव डोज से मेज़र करके किस में कन्वर्ट कर लेंगे, होल बॉडी डोज, होल बॉडी एक्सपोजर में, कि हमें मानकर चलो कि इतना होल बॉडी एक्सपोजर लग गया है जिससे कि हमें ओवरऑल रिस्क पता चल सके, ठीक है, कि क्या वो उस रेडिएशन का क्या रिस्क रहेगा, ठीक है? सो वी कैलकुलेट द इफेक्टिव डोज, इसलिए हमें इफेक्टिव डोज है जो कैलकुलेट करनी पड़ती है। देन रेडिएशन में इफेक्ट ओनली फ्यू ऑर्गन्स, ठीक है, जो हमारी रेडिएशन है ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक रेडिएशन जैसे लग रही है तो वो हर ऑर्गन पे सेम इफेक्ट डालेगा, ऐसे नहीं होता। किसी किसी ऑर्गन पे रेडिएशन ज़्यादा इफेक्ट डालती है, किसी किसी ऑर्गन पे कम इफेक्ट डालती है, ठीक है? कुछ होते हैं हमारे रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स, जैसे इसमें मान लो ब्रेस्ट, ठीक है, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, ये वाले रेडियो सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर इन पे एक्सपोजर लगता है ना तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इनमें इफेक्ट शो हो। और कुछ होते हैं रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गन, ठीक है, जैसे मसल्स मान लो आप, ठीक है, मसल हो गया,
एक्सट्रीमिटीज़ पे भी इतना इफेक्ट नहीं जाता जितना हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जाता है, ठीक है। और जो रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गन होते हैं मतलब इन पे रेडिएशन का इफेक्ट कम होता है, ठीक है। उसके बाद अब हर एक ऑर्गन का अलग अलग रेडियो सेंसिटिव सिस्टम है, मतलब वो कुछ कुछ रेडिएशन पे इफेक्ट होगा, कुछ पे नहीं। तो इसके लिए हमें एक दिया गया है टिश्यू वेइंग फैक्टर, जिसे हम WT से डिनोट करते हैं। टिश्यू वेइंग फैक्टर क्या है? इट टेल्स अस हाउ सेंसिटिव अ पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू इज टू रेडिएशन डैमेज। मतलब एक जो ऑर्गन है वो कितना सेंसिटिव है ताकि उसे रेडिएशन है जो डैमेज कर सके, ठीक है। पर्टिकुलरली ये एक ऑर्गन की सेंसिटिविटी को बताता है, जो हमारा टिश्यू वेइंग फैक्टर है, ठीक है। सम ऑर्गन्स आर मोर लाइकली टू डेवलप कैंसर अदर रेडिएशन एक्सपोजर आफ्टर रेडिएशन एक्सपोजर फाइल अदर्स आर लेस सेंसिटिव, ठीक है। मतलब कुछ ऑर्गन्स हो गए कि जो ज़्यादा मतलब सेंसिटिव होते हैं, तो उनमें चांसेस होते हैं कि मतलब जो कैंसर है ईजिली हो सके, ठीक है, ज़्यादा चांसेस होते हैं। बट अगर जो रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, मतलब जिन पे रेडिएशन इफेक्ट इतना नहीं करेगी, उनमें क्या होता है कि इतनी जल्दी इफेक्ट कोई भी शो नहीं आएगा, इतनी जल्दी कैंसर के चांसेस है जो नहीं होंगे। सो ईच ऑर्गन इज गिवन अ डिफरेंट वेइंग फैक्टर। हर एक ऑर्गन का अलग अलग टिश्यू वेइंग फैक्टर होता है, जिसे हम आगे उनकी वैल्यूज़ देख लेंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा। उसके बाद इफ़ेक्टिव डोज के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्या होती है, और इसे हम इक्वलेंट किसके मानते हैं? होल बॉडी डोज के, ठीक है, कि हमारी पूरी डोज पे कितना एक्सपोजर लगेगा। नॉर्मली जो हमारा रेडिएशन एक्सपोजर है वो पार्शियल बॉडी एक्सपोजर लगता है, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव डोज इसे कन्वर्ट करती है होल बॉडी डोज में, ठीक है। फिर उससे हमें ओवरऑल रिस्क है जो पता चल जाता है कि कितना होगा कितना नहीं होगा। और हमने पढ़ा रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स और रेडियो रेजिस्टेंट ऑर्गन। टिश्यू वेइंग फैक्टर हमें बताता है कि इस ऑर्गन का मतलब ये ऑर्गन है जो ये कितना सेंसिटिव है रेडिएशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है इक्वलेंट डोज इफेक्टिव डोज इज इक्वलेंट टू होल बॉडी डोज। मतलब अब ये तो हमने देख लिया कि ठीक, कि जो इफेक्टिव डोज होती है इक्विवेलेंट किसकी होती है? होल बॉडी डोज, जो हमें वेटेड एवरेज ऑफ रेडिएशन डोज टू वेरियस ऑर्गन एंड टिश्यूज, मतलब हर एक टिश्यू का एवरेज बता देगी कि अगर इस टिश्यू को हमारे रेडिएशन एक्सपोजर लग रहा है तो इसका ओवरऑल बॉडी पे क्या इफेक्ट जाएगा, उसका एक एवरेज चार्ट हमें दे देती है। इफेक्टिव डोज से हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जो जनरली रेडियोग्राफी या मैमोग्राफी में होता है, क्या होता है कि जो हमारे रेडियोग्राफर्स हैं, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, कहाँ पोजीशनड होते हैं? बिहाइंड प्रोटेक्टिव बैरियर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि ये एक लेड के प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे पोजीशनिंग होती है इनकी। तो उससे मतलब लेड तो हमारा वैसे भी जो स्कैटर्ड रेडिएशन आएगी है ना, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जब वहाँ ज़ीरो होता है रेडियोग्राफी में, ठीक है। अगर अच्छे से हमारे एक्सपोजर करते टाइम डोर वगैरह क्लोज है तो उसमें लेड होता है, तो वो रेडिएशन उस दूसरे रूम में नहीं आएगी, ठीक है। जब हमारा रेडियोग्राफर किसी प्रोटेक्टिव बैरियर के पीछे, तो उसका ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है वो ज़ीरो होता है, ठीक है। देन उसके बाद इफेक्टिव डोज का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा DI इंटू WT। DI मतलब डोज ऑफ ईच ऑर्गन, हर उस ऑर्गन को कितनी डोज मिली है और उसका टिश्यू वेइंग फैक्टर कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम इफ़ेक्टिव डोज निकाल सकते हैं कि उसकी इफ़ेक्टिव डोज कितनी है, ठीक है। इफ़ेक्टिव डोज है जो सीवर्ट्स में, मतलब इसकी SI यूनिट क्या है? सीवर्ट्स। इफ़ेक्टिव डोज की SI यूनिट सीवर्ट है। 1 सीवर्ट मतलब वेरी हाई डोज है, मतलब सीवर्ट्स में अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाती है डोज, तो इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मिली सीवर्ट को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज है टू बी 10% मॉनिटर डोज, इस लाइन का क्या मतलब है? जो हमारे TLD हमें दिया जाता है, जो हमारा रेडिएशन को मॉनिटर करता है कि कितनी डोज लग रही है, ठीक है, उसकी जो रीडिंग आती है उसके भी 10% ही ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज लगती है। मतलब जितनी हमारी TLD में रीडिंग आई, ठीक है, उसका 10% ही ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज होता है।
और एक्चुअल में तो लेस देन 10 ही होता है, मतलब उस 10% से भी कम ही डोज लगती है। इट मीन्स क्या है, ओनली 1/10% ऑफ बैच रीडिंग इज कंसिडर एज इफेक्टिव डोज। ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी में क्या होता है, पोजीशन मॉनिटर एट कॉलर लेवल टू एस्टिमेट द हेड एंड नेक डोज। इसमें क्या होता है कि जो हमारा टीएलडी बैच है हम अपने कॉलर लेवल पे रखेंगे ताकि वो हेड और नेक की डोज मेज़र कर सकें। और फ्लोरोस्कोपी में जो रेडियोलॉजिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट वहाँ कुछ परफॉर्म कर रहा है तो वो एक लेड एप्रन डालकर रखेगा, तो वो लेड एप्रन उसके ट्रंक को कवर कर लेगा, तो ट्रंक के टिश्यूज़ की डोज है जो वो ज़ीरो हो जाएगी ड्यू टू वियरिंग एप्रन। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर डोज है वो ज़ीरो होती है ट्रंक को, बट उसके हेड और नेक पे ऐसी कोई शील्ड, मतलब नेक पे तो फिर भी थायराइड शील्ड होती है, और बट ज़्यादातर जो हेड और हाँ, हेड की जो वो होती है, मतलब हमें कितना डोज लग रहा है तो वो मेज़र करने के लिए हम अपने कॉलर लेवल पे एक टीएलडी पहन लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने अगर कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो क्वेश्चन है जी, एन ऑक्यूपेशनल रेडिएशन मॉनिटर रिकॉर्ड अ डोज ऑफ 1 मिलीसीवर्ट। ठीक है। इफेक्टिव डोज इफ ऑक्यूपेशनल रिसीव्ड ड्यूरिंग फ्लोरो व्हेन वेयर एप्रन, मतलब जब उसने लेड एप्रन पहन रखा है, ठीक है, उसे कितनी रिकॉर्ड आई है, 1 मिलीसीवर्ट हमारी इफेक्टिव डोज आई है। तो उसके बाद क्या होगा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर रेडिएशन डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था इससे E इज इक्वल टू सिग्मा डी आई इंटू डब्ल्यू टी। इसका एक क्वेश्चन है जैसे कि occupational radiation monitor record a dose of 1 millisievert effective dose if occupational 1 millisievert, ये पॉइंट है यहाँ, मतलब कि अगर किसी ऑर्गन पे हमारी 1 मिलीसीवर्ट रेडिएशन लगी, ठीक है, इफेक्टिव डोज इफ ऑक्यूपेशन, तो उसकी इफेक्टिव डोज क्या होगी, इफ ऑक्यूपेशनल रिसीव ड्यूरिंग फ्लोरो व्हेन वियर एप्रन। एक तो उसने एप्रन डाल रखा है, ठीक है, और ये जो कन्वर्जन वाला मेथड है ना 10% वाला, ये तब हमने कैलकुलेट करना है जब हमने लेड एप्रन नहीं डाल रखा। ठीक है। जब लेड एप्रन के नीचे हमारा टीएलडी होगा तो वो तो रेडिएशन वैसे भी ज़ीरो ही आएगी, क्योंकि सारी एक्स्ट्रा रेडिएशन तो हमारे लेड एप्रन ने एब्जॉर्ब कर लेनी है। तो अगर जैसे यहाँ हमने रखा था ना कॉलर लेवल पे, तो वो लेड एप्रन के नीचे नहीं था ना, कॉलर लेवल हो गया, तो वो हेड एंड नेक की डोज मेज़र कर रहा था। तब हमने ये कन्वर्जन मेथड यूज़ करना है, मतलब उसका 10% ही निकलेगा जो हमारे टीएलडी को डोज लगेगी। ठीक है। और अब इस क्वेश्चन में क्या है कि जब फ्लोरो करते टाइम उसने लेड एप्रन डाल रखा है, तो एक मिनट दीजिए, एक क्वेश्चन में ना 1 मिलीसीवर्ट हमारे थायराइड को डोज मिलती है, ये शायद मैंने लिखा नहीं है पर ये क्वेश्चन यही था। ठीक है, कि हमारे थायराइड को 1 मिलीसीवर्ट डोज लगी, तो उसकी इफेक्टिव डोज क्या होगी जबकि उसने लेड एप्रन डाल रखा है। तो इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, E इज इक्वल टू सिग्मा डी आई इंटू डब्ल्यू टी वाला। ठीक है। हमें डोज कितनी लगी ऑर्गन को 1, और थायराइड का जो टिश्यू वेइंग फैक्टर होता है वो होता है 0.05। तो इसकी कैलकुलेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, जब हम 1 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.05 मिलीसीवर्ट, तो इसकी इफेक्टिव डोज आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमने इफेक्टिव डोज का देख लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियोलॉजिकल टेररिज्म। रेडियोलॉजिकल टेररिज्म में क्या होता है, इट मीन्स यूजिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल टू हार्म पीपल, मतलब कि हम कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल यूज़ करेंगे ताकि, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, इट इज़ अ काइंड ऑफ दैट, कि ये वैसा ही कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल होगा हमारे पास जो कि हम किसी वहाँ रख देंगे जहाँ बहुत सारे पीपल ना, ताकि उसे हार्मफुल इफ़ेक्ट जा सके, पर ये बहुत रेयर होता है। ठीक है। डेंजरस होता है ये, नीड फास्ट एंड करेक्ट रिस्पॉन्स, इसमें बहुत जल्दी मतलब कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स है लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें आता है एमरजेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है। एक बार ये रीड आउट कर लेना, इतना वो नहीं है इम्पोर्टेंट, तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो एक बार आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो एमरजेंसी रिस्पॉन्स में क्या होता है, फर्स्ट पीपल हु एक्ट एट द सीन, मतलब
पहले जो सबसे पहले लोग जाएंगे वहाँ देखने के लिए, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, मतलब वहाँ सेफ्टी के लिए वो कौन होंगे, पुलिस होंगी, ठीक है, फायर फाइटर होंगे, मेडिकल स्टाफ जाएगा, ठीक है। इन हॉस्पिटल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट कैन आल्सो बी एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, मतलब कि जो रेडियोग्राफर्स हैं वो भी एमरजेंसी के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फर्स्ट गोल ऑफ रिस्पॉन्डर्स। अब ये तो हमें पता चल गया है ना कि ये लोग जाएंगे, पर ये जाकर करेंगे क्या, ये हमारी सेव लाइफ एंड प्रिवेंट इंजरी, जो लोग इससे मतलब इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनकी लाइफ को सेव करेंगे और आगे इंजरी ना हो तो उसे फिर रोकेंगे। दे मस्ट ट्रीट इंजर्ड पीपल, कंट्रोल रेडिएशन एक्सपोजर एंड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद मैनेज मेन रेडिएशन डेंजर क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक्यूट एकदम से एक्सपोजर लग जाए, खासा अच्छा तगड़ा हाई डोज वाला शॉर्ट टाइम में एक्सपोजर लग जाए, तो ये क्या कर सकता है, इसके कॉजेज़ मतलब ये क्या करेगा, स्किन बर्न कर सकता है, ठीक है, सिकनेस हो सकती है इसमें, और इवन की डेथ भी हो सकती है ऑन द स्पॉट, ठीक है इसमें। बट रेडिएशन की डोज पे डिपेंड करता है कि है ना कितनी डोज लगी। अगर लो एक्सपोजर लगे लॉन्ग टाइम के लिए तो हमारे चांसेस है क्या कॉज होने के, कैंसर, ठीक है, जो कि एक स्टोकास्टिक इफेक्ट है कि अगर थोड़ी थोड़ी डोज लगती जा रही है बट वो लॉन्ग टाइम के लिए लग रही है तो हमारे कैंसर होने के चांसेस होते हैं, जो कि एक स्टोकास्टिक इफेक्ट में जाता है, ठीक है। बोथ मस्ट बी कंट्रोल्ड, इन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए। फॉलो अलारा, जो कि हमारा गोल्डन रूल है, अलारा प्रिंसिपल यूज़ करना चाहिए। अलारा की फुल फॉर्म होती है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल, ठीक है। वही जो हमने पहले देखे थे अपने कार्डिनल प्रिंसिपल, मतलब रिड्यूस टाइम, टाइम को कम करना चाहिए। स्पेंड लेस टाइम नियर रेडिएशन, रेडिएशन के पास कम से कम समय बिताओ, ठीक है। डिस्टेंस को इंक्रीज, वही मतलब कि डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, जहाँ ऐसा कोई ब्लास्ट हुआ है उससे जितना दूर हो सके उतना रहो। शील्डिंग को यूज़ करेंगे, अगर वहीं रहना है तो एटलीस्ट कोई शील्डिंग अपने पास यूज़ करो, ठीक है। अब क्या आता है टाइप्स ऑफ रेडियोलॉजिकल टेररिस्ट डिवाइस की, मतलब ठीक है उन्होंने अटैक कर दिया पर इसके भी कुछ अलग अलग डिवाइस होते हैं, मेनली 3 डिवाइस होते हैं, RED, RDD और आगे IND, ठीक है। सबसे पहले हम RED देखेंगे, रेडिएशन एक्सपोजर डिवाइस। ये क्या है, अ हिडन रेडियोएक्टिव सोर्स एक्सपोजर पीपल टू रेडिएशन, डज नॉट स्प्रेड कॉन्टेमिनेशन, ओनली गिव रेडिएशन एक्सपोजर। रिस्पॉन्स क्या होता है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, रिमूव पीपल फ्रॉम एरिया, मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि हमें कुछ कॉन्टेमिनेशन देखने को मिलेगी, सिर्फ ये एक छुपाकर रेडियो एक्टिव सोर्स को रख देंगे जो अपना पीपल को उसको एक्सपोज करता जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे हमें फिजिकली देखने को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हम अगर हमें पता चल जाता है कि कोई RED डिवाइस रखा है तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे पीपल को उस एरिया में से, तो हमें कोई डिकंटामिनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डिवाइस है वो है RDD, रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस। ये क्या है, मतलब है तो बॉम्ब भी बट ये नॉन एक्सप्लोजिव डिवाइस है, ठीक है, कि मतलब ऐसे कुछ आग का उड़कर नहीं आएगा, बट ये है एक डायरेक्ट बॉम्ब भी। ये क्या है, बॉम्ब प्लस रेडियो एक्टिव मटेरियल, बट वो रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारा कॉन्टामिनेशन स्प्रेड करेगा ये, जैसे RED डिवाइस था ना, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हम एक गरम गरम किसी चीज़ के पास खड़े हैं बट वो कुछ ऐसे सिर्फ हीट महसूस हो रही है, ऐसे कुछ हमें दिख नहीं रहा, और इसमें क्या है, RDD को कैसे हम ले सकते हैं, लाइक डस्ट एक्सप्लोजिव, मतलब एक मतलब मान लो कि एक गंदी सी हवा चली बट इतना इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इफ़ेक्ट इन द सेंस कि इफ़ेक्ट तो होगा बट ऐसे हमें कुछ दिखेगा नहीं कि ऐसे कुछ बड़ा ब्लास्ट हुआ है, ठीक है। तो ये पर इसमें क्या होगा, जैसे डस्ट से ये कॉन्टामिनेशन स्प्रेड कर सकता है, जैसे पाउडर, मिस्ट, गैस हमारे वाटर सप्लाई में एंटर कर सकती है, एयर वेंटिलेशन सिस्टम में हमारी जो मतलब ऐसी ऐसी कॉन्टामिनेशन आ सकती हैं RDD से, ठीक है। इन सब की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली ऐसे MCQ हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है, और इसका थोड़ा थोड़ा मीनिंग हमें पता होना चाहिए। उसके बाद RDD क्या है, बॉम्ब प्लस रेडियो एक्टिव मटीरियल है, ठीक है। एक्सप्लोजन स्प्रेड रेडियो एक्टिव डस्ट इन एयर, तो नॉट इमीडिएट लाइक थ्रेटनिंग
मतलब इसमें इमीडिएट थ्रेटनिंग मतलब इमीडिएट डेथ नहीं देखने को मिलेगी। कुछ कुछ इफ़ेक्ट्स हैं जो पर्सन टू पर्सन हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मतलब इसमें कंटामिनेशन भी हुई ना, तो हम क्या करेंगे, आप क्या हो गया, हाँ, तो इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये तो एक क्या कर देगा, कॉन्टामिनेट कर देगा हमारी जैसे वाटर सप्लाई को, है ना, वेंटिलेशन सिस्टम में, और ये अफेक्ट लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया पे ये इफ़ेक्ट डालेगा। इसमें हम रिस्पॉन्स क्या करेंगे, एक तो हम डिकॉन्टामिनेट करेंगे पीपल्स को, ठीक है, उस स्प्रेड को रोकेंगे, ठीक है। इवैक्यूएट द एरिया, ठीक है, उस एरिया को हम जितना हो सके साफ करेंगे। देन वी कम टू IND, पहले RED था, ठीक है, फिर RDD था, देन INT, इम्प्रोवाइज्ड न्यूक्लियर डिवीज़न। ये क्या है, कंटेन न्यूक्लियर मटेरियल, इसमें बहुत बड़ा एक मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल होता है जो अ क्रूड न्यूक्लियर बॉम्ब इफेक्ट वेरी हाई डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बनाएगा। इट क्रिएट मैसिव एक्सप्लोजन, हाई रेडिएशन लगेगी, ह्यूज डिस्ट्रक्शन होगी, मतलब बहुत सारा नुकसान इसमें होता है। अगर IND मतलब ह्यूज ब्लास्ट, जैसे फायर प्लस रेडिएशन, ऐसे हमें ये दिखेगा, मतलब ये बहुत बड़ा ब्लास्ट अपनी आंखों से हमें दिखेगा, ठीक है। रेडिएशन प्लस ब्लास्ट प्लस हीट वेरी सीरियसली हो सकता है, ठीक है, और ये डेथ भी कर सकता है पर्सन्स की इमीडिएटली। उसके बाद ये हमें पता चल गया कि, है ना, ऐसे 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 अटैक्स हो सकते हैं, बट इसकी रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडेंस क्या होगी। व्हेन रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट हैपन वी मस्ट प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम 3 टाइप ऑफ एक्सपोजर। हमें पता चल गया कि, है ना, कुछ ना कुछ इंसिडेंटली ऐसा केस हो गया, तो हमने अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करना है, पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम 3 टाइप ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। एक तो हो गया हमारा एक्सटर्नल एक्सपोजर, ठीक है, जो कि आउटसाइड हुआ, जैसे एक्सरे बॉडी को हिट कर रहे हैं, है ना, मतलब एक्सरेज मतलब वो रेडिएशन है जो बॉडी को हिट कर रही है, कोई एक्सप्लोजिव हो चुका है। दूसरा, अगर वहाँ फोटोन प्लस पार्टिकल रेडिएशन, तो उससे बचाना है, ठीक है, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल रेडिएशन का एक्सप्लोजन हुआ है, तो उससे बचाना है। तीसरा, इंटरनल कॉन्टामिनेशन, रेडियो एक्टिव मटेरियल एंटर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल आ चुका है तो उससे भी बचाना है। हमने कौन से 3 एक्सपोजर से बचना है, एक तो एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोजर से बचना है, ठीक है, दूसरा फोटोन एंड पार्टिकल रेडिएशन से बचाना है अपने मतलब लोगों को, तीसरा इंटरनल कॉन्टामिनेशन से भी बचाना है। तो इसके लिए क्या हमने कर दी, कुछ बाउंड्री सेट कर दी कि मतलब एक जैसे इनर बाउंड्री होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, टू कीप पीपल सेफ बाय कंट्रोलिंग हु एंटर डेंजरस एरिया, मतलब एक हम बाउंड्री रख देंगे कि अगर उस एरिए पे इससे ज़्यादा रेडिएशन है तो वो इनर बाउंड्री होगी, मतलब उसके अंदर बहुत सारी डेंजर्स है, अगर वहाँ पीपल जाएगा तो वो बहुत सारे चांसेस है कि वो चांसेस क्या, पक्का ही है कि वो अगर 100 मिलीग्रेव है उस एरिया में रेडिएशन, तो अगर कोई भी नॉर्मल पीपल वहाँ जाएगा तो उसे एक्सपोजर लग सकता है, ठीक है, अननेसेसरी जो एक्सपोजर उसे लगेगा तो उसकी बॉडी पे इफेक्ट आ सकता है। इसमें क्या हो गया, टू कीप पीपल सेफ बाय कंट्रोलिंग हु एंटर डेंजरस एरिया, इनर बाउंड्री रख दी हमने, ठीक है, ये एक बाउंड्री है कि इनर बाउंड्री सेट यूजिंग रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट, कि हम रेडिएशन इंस्ट्रूमेंट से वहाँ अपनी रेडिएशन कितनी रेडिएशन है वहाँ मेज़र करेंगे। हमने अगर उस एरिया में 100 मिलीग्रेव पर आवर मतलब 10 मिली रोंजन पर आवर रेडिएशन है, तो वो हमारा कौन सा एरिया होगा, इनर बाउंड्री वाला हो गया, ठीक है। इट मीन्स इनसाइड दिस एरिया रेडिएशन इज़ वेरी हाई, ठीक है, तो इसमें कौन जाएगा, दिस इनसाइड दिस बाउंड्री ओनली ट्रेंड एमरजेंसी वर्कर्स अलाउड मस्ट वियर PPE। इस बाउंड्री के अंदर मतलब एक तो इमरजेंसी स्टाफ जाएगा, ठीक है, वो ट्रेंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि, है ना, हमने रेडिएशन एक्सपोजर से कैसे बचना है, वही होगी। और अगर वो जा रहा है तो उसने PPE प्रोटेक्टिव किट है जो वो उसने अच्छे से पहनी होनी चाहिए, रेडिएशन मॉनिटर उसके पास होना चाहिए। फॉर नॉर्मल पीपल उनके लिए तो एंट्री ही नहीं है, ठीक है।
मतलब हमें क्या किया, हमें पता चल गया है ना, तो कि ये एक्सपोज़र हो गए, ठीक है, इस टाइप का हुआ, जब कौन से भी टाइप का हुआ, तो हमने कुछ गाइडेंस फॉलो करनी है, ठीक है। एक तो हमने मेन अपने 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोज़र से बचना है, एक्सटर्नल रेडिएशन एक्सपोज़र से, फोटोन एंड पार्टिकल रेडिएशन वाले एक्सपोज़र से, और अगर इंटरनल कंटामिनेशन हो गया कि रेडियो एक्टिव मटीरियल हमारी बॉडी के अंदर चला गया या किसी की भी बॉडी के अंदर चला गया, तो उससे भी हमने बचना है, ठीक है। तो इसके लिए एरिया में बचने के लिए तो हमने इनर बाउंड्री सेट कर दी कि अगर यहाँ 100 मिलीग्रे पर आवर से ज़्यादा रेडिएशन किसी एरिया में है, या इतनी है रेडिएशन, तो उसे इनर बाउंड्री कह दी कि इसके अंदर जो भी आएगा नॉर्मल पीपल तो वहाँ आएंगे ही नहीं, ठीक है। अगर कोई ट्रेंड इमरजेंसी स्टाफ का पीपल आएगा, वो उसके पास पीपीई किट और रेडिएशन मॉनिटर है जो होना चाहिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। उसके बाद रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन इज रेयरली लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब ये पेशेंट की डेथ भी इनमें हो सकती है। देन वी कम रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट, कि हमें कैसे कैसे उसे रेडिएशन, कितनी रेडिएशन है उसे डिटेक्ट करेंगे, उसका एक मेजरमेंट के लिए इक्विपमेंट क्या यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम ये देखेंगे, ठीक है। रेडियोलॉजिकल टेररिज्म कैन बी एड्रेस्ड सेफली विद एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स एंड इक्विपमेंट किट। अगर कोई रेडियोलॉजिकल टेररिज्म हो चुका है तो हम वहाँ सेफ्टी रख सकते हैं, एमरजेंसी रिस्पॉन्डर क्या हमने रिस्पॉन्ड करना है, और अपने इक्विपमेंट किट के साथ हम वहाँ कुछ ना कुछ सेफ्टी कर सकते हैं। ये रेडिएशन डिटेक्टर एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट क्या है? दीज आर द मशीन यूज टू मेजर रेडिएशन लेवल इन एंटायर इन्वायरमेंट, ठीक है, कि हमारे इन्वायरमेंट में कितने रेडिएशन है उसे मेज़र करते हैं, जो रेडिएशन डिटेक्टिव डिवाइस होते हैं, जब मेजरमेंट इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है। और इट शुड मेज़र रेडिएशन अप टू 500 मिलीग्रे पर आवर, इतनी रेंज तक ये रेडिएशन को मेज़र कर सकते हैं। 500 मिलीग्रे पर आवर मतलब 50 रॉन्जन पर आवर तक मेज़र कर सकते हैं, ये जो कि एक बहुत हाई लेवल ऑफ रेडिएशन है, ठीक है, हाई रेडिएशन लेवल है जो डेंजरस सिचुएशन में होता है, ठीक है। इसके लिए हम अलार्म सेट कर देंगे उस एरिया में। अलार्म क्या होगा? डिवाइस शुड गिव क्लियर वार्निंग, ठीक है, मतलब अगर वहाँ इस लिमिट से ज़्यादा रेडिएशन होगी तो वो अलार्म हमारा बीप अप करेगा, कुछ साउंड देगा जो हमें वार्निंग देगा कि अब इस एरिया में मत आना, यहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशन है, ठीक है। और इसके भी आगे टाइप्स हैं, जैसे 100 माइक्रोग्रे पर आवर, 10 मिली रॉन्जन पर आवर, ये एक लो लेवल की रेडिएशन है, ठीक है, अर्ली वार्निंग देगा इसमें, ठीक है। देन अगर 100 मिलीग्रे पर आवर, 10 रॉन्जन पर आवर है, तो ये एक हाई लेवल है जो कि डेंजरस हो सकता है। और अगर बस 500 मिलीग्रे पर आवर की रेडिएशन हुई तो बस वो तो बहुत ही हाई लेवल की रेडिएशन है जिससे इमीडिएटली डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है हमारे पास? एक तो अलार्म होगा कि जो बीप अप साउंड दे देगा हमें, है ना, कुछ ना कुछ वार्निंग दे देगा कि अगर यहाँ इस लेवल से रेडिएशन ज़्यादा होगी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे, जैसे अल्फ़ा एंड बीटा डिटेक्शन, कि अगर इस टाइप की फोटोन एंड पार्टिकल एनर्जी हमने पढ़ी थी, अगर इस टाइप की एनर्जी है, मतलब इस टाइप की रेडिएशन है वहाँ, तो उसे भी हम डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। अनदर डिवाइस इज नीडेड टू डिटेक्ट अल्फ़ा पार्टिकल एंड बीटा पार्टिकल, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल डिटेक्टर क्या सिर्फ गामा को ही डिटेक्ट करते हैं, बट जो कॉन्टामिनेशन होती है जैसे स्किन पे या क्लोथ्स पे, वो मेनली अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल से हो सकती है, इसलिए हमें अल्फ़ा डिटेक्शन और बीटा डिटेक्शन जैसे इंस्ट्रूमेंट भी उसमें चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, इसमें क्या होगा कि एमरजेंसी वर्कर मस्ट वियर टू प्रिवेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल फ्रॉम स्टिकिंग टू बॉडी, तो हमें फुल बॉडी सूट पहनना पड़ता है ताकि कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल है हमारी बॉडी पे या हमारे क्लोथ्स पे स्टिक ना कर जाए, ठीक है। ये फुल बॉडी सूट पहनना चाहिए। प्रोटेक्ट ओवरऑल शू, मतलब हमारे पास कवर्स होने चाहिए, शू कवर होने चाहिए, रेस्पिरेटरी मास्क अच्छे से पहनना होना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हम उस एरिया में जाएँ तो अपना पूरा सेफ्टी के साथ जाएँ, ठीक है। डिकंटामिनेशन एरिया में जो हमारा डिकंटामिनेटेड एरिया है, ठीक है, उसमें भी एक तो कॉन्टामिनेटेड डर्टी जोन होगा, ठीक है, एक हमारा क्लीन जोन होगा,
कि वैसी जैसी बाउंड्रीज़ के अंदर है ना, जो हमारा इफ़ेक्ट है इफ़ेक्टिव मतलब जहाँ हमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन इफ़ेक्ट करेगी, वो हमारा कॉन्टामिनेटेड डर्टी जोन हो जाएगा और उस बाउंड्री से बाहर हमारा क्लियर जोन होएगा। ठीक है, जैसे हमारे ये 2 ज़ोन होगी, ठीक है, इसमें हम क्या रखेंगे, स्टेप ऑफ पैड रख देंगे इन 2 ज़ोन्स में, मतलब कि स्टेप ऑफ पैड, पेशेंट स्टेप्स फ्रॉम डर्ट, क्लीन एरिया, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन। मतलब यही है कि हम उस डर्टी एरिया में ना जाएं ताकि हमारा कंटामिनेशन है जो स्प्रेड ना हो सके, उसे प्रिवेंट करें ताकि उस एरिया में ना जाएं। ठीक है, इसमें एक मेन होता है RSO, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का रोल क्या होगा कि वो अच्छे से सबकी ड्यूटीज़ वगैरह लगा रहा है। अरेंज ऑल एमरजेंसी इक्विपमेंट, मेक श्योर डिवाइसेस आर वर्किंग, ट्रेनिंग स्टाफ रेगुलरली जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी सेफ्टी प्रोटेक्शन थी कि है ना, हमने कैसे कैसे मतलब कैसे कैसे रिएक्ट करना है, उस जगह पे अगर जाना है तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव कवरिंग हमारे पास होनी चाहिए, PPE किट होनी चाहिए, है ना, रेडिएशन डिटेक्टर मेजरमेंट हमारे पास होनी चाहिए, डिवाइसेस ऐसे होने चाहिए जो कि रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकें। और हमने सबसे पहले देखा था, जब हमने देखा था ना टिश्यू विंग फैक्टर, कि हर एक ऑर्गन का अलग अलग होता है, तो उसकी वैल्यू यहाँ लास्ट में लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, जैसे कुछ ये रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन्स है, जैसे गोनाड्स हो गया, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसका टिश्यू विंग फैक्टर होता है 0.20। ठीक है, मतलब अगर इतनी कम रेडिएशन भी इसे लगी तो मतलब इस पर कोई ना कोई इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव बोन मैरो, कोलन और लंग और स्टमक का टिश्यू विंग फैक्टर होता है 0.12। ठीक है, ये थोड़े कम हैं, ये भी रेडियो सेंसिटिव पर ये थोड़े कम है। उसके बाद ब्लैडर, ब्रेस्ट, लीवर, इसोफेगस, थायराइड का होता है 0.05। ठीक है, बोन सरफेस जस्ट स्किन का होता है 0.01। ये मतलब गोनाड का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर ही लेना। बाकी ब्रेस्ट और लीवर का भी, थायराइड का भी, मतलब इनकी रेंज ये 0.05। ठीक है, और ये दोनों भी आप एक बार याद कर ही लेना ये वैल्यूज़। ठीक है, बस यहाँ हमारा हेल्थ फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।